हेलो दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हमारे देश में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। हमारा लेसन नंबर 14 है नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 टू 1918। इसको हमने नाम दिया था द स्टोरी ऑफ सॉफ्ट नेशनल मूवमेंट टर्निंग इनटू रेवोल्यूशन। कैसे एक जो आराम से चलने वाली मॉडरेट फेज था, नेशनल मूवमेंट जो सॉफ्टली चल रही थी, वो क्रांति में तब्दील हो जाती है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 की शुरुआत है। इसमें हम अगले 7 पॉइंट, ये 7 पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 8 से लेके 14 तक, 8 to 14, ठीक है। तो पहला जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। तो आगे चल के इस फेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ एक्सट्रीमिस्ट का, क्या हुआ मॉडरेट्स का, इन लीडर्स के बीच में क्या होना था वो सब देखेंगे। और मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ने कैसे देश को, कैसे हमारी नेशनल मूवमेंट को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रभावित किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टसल की शुरुआत होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में टसल मतलब कि खींचतान। INC वॉज यूनाइटेड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ये आपको पता है कि हमारी जो कांग्रेस है उस समय की वो यूनाइटेड थी। उस समय पे बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ सभी नेता एक साथ थे। इन INC militants wanted all India expansion of the movement but moderates wanted to confine it to Bengal and स्वदेशी only। ये भी आप जानते हैं कि जो moderates थे वो सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड रखना चाहते थे मूवमेंट को, और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि मौके का फायदा उठाया जाए और पूरे देश में सेंटिमेंट्स है तो पूरे देश में क्यों ना इस मूवमेंट को फैलाया जाए। टसल यहाँ पे स्टार्ट होती है इन दोनों के बीच में ग्रुप की प्रेसिडेंटशिप को लेके कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अगर एक एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है तो आगे की जो गतिविधियां हैं वो सीधी सी बात है ज़्यादा फिर एक्सट्रीमिस्ट वाली होगी, ज़्यादा मिलिटेंसी और रिवोल्यूशन वाली होगी। एक अगर मॉडरेट बन जाता है, अगर उसके हाथ में सारी पावर आ जाती है, पार्टी की प्रेसिडेंटशिप आ जाती है, तो अगला जो भी पड़ाव होगा पार्टी का वो फिर से दोबारा वही मॉडरेट वाला होगा, कम एक्शन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन चलता है। जब बात कंपटीशन की आती है तो दोनों के बीच में एक सलाह मशवरा होता है, एक यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्या था कि पार्टी में जो सीनियर मोस्ट उस समय पे लीडर थे, जो सबसे ज़्यादा पेट्रियोटिक जिनको माना जाता था, सबसे समझदार जिनको माना जाता था, और जो दोनों ही ग्रुप की थोड़ी बहुत सुन रहे थे, जो दोनों को बराबर रख रहे थे, उनको बना दिया गया। वो थे हमारे दादा भाई नावरोजी, मतलब कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नावरोजी जैसे ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपनी स्पीच में ही कि हमारा जो नेशनल गोल है, हमारा जो गोल है वो है नेशनल मूवमेंट का स्वराज, हमें स्वराज को हासिल करना है। बड़ी फायरी स्पीच थी, यहाँ पे एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दोनों ही ग्रुप के अंदर भर दी। लेकिन इस एनर्जी का ज़्यादा दिन तक फ़ायदा नहीं होने वाला था। जो डिफरेंसेस थे दोनों ग्रुप में वो सेटल नहीं हुए थे। डिमांड अभी भी वही थी कि किसकी पॉलिसी आगे बढ़ेगी, एक्सट्रीमिस्ट की या मॉडरेट्स की। जो मॉडरेट्स थे दोस्तों वो यहाँ पे बिल्कुल भी ये रियलाइज नहीं करना चाह रहे थे कि जो आपके आइडियाज़ हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, अंग्रेज बातों से नहीं मानने वाले। जो मॉडरेट्स थे फेल टू एडवांस इन न्यू स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, वो जो नेशनल मूवमेंट की एक नई शुरुआत थी उसमें आने से बिल्कुल कतरा रहे थे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट फेज है वो है 1858 टू 1905, या फिर कह लीजिए कांग्रेस के गठन से, मतलब कि 1885 से लेके 1905 तक। ये फेज था जब ग्राउंड तैयार हो रहा था, जब हमारे देश के लोगों को जागरूक किया जा रहा था ब्रिटिश इविल के खिलाफ, है ना। वो मैं सब डिस्कस कर चुका हूं। ये जो दूसरा फेज था 1905 से 1918, और तीसरा फेज जो 1918 के बाद आने वाला था, इसमें जो नई डिमांड्स थी, जो नई ज़रूरतें थी ना, मॉडरेट्स उनको समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे। ऑन द अदर साइड मिलिटेंट्स डिड नॉट वांट टू हेल्ड बैक। अब यहाँ पे जो दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट या जो हमारे मिलिटेंट, जो हमारे उग्र किस्म के हमारे नेता थे, वो यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाह रहे थे। हेल्ड बैक का मतलब है कि जो इतना कराया है, इतने लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा है, जोश भरा है, इतनी स्पीचेस दे के, अपनी गिरफ्तारी दे के, सेक्रीफाइस करके, उसको अब कैसे बर्बाद होने दिया जाए। दोस्तों, इसके चलते हुआ था क्या है, दोनों के बीच में यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। कांग्रेस दो हिस्सों में फट जाती है बेसिकली, एक एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप था, एक मॉडरेट्स का था। 1907 के सूरत सेशन में ये स्प्लिट हो जाती है। अब जो पार्टी की सारा दारोमदार था उसमें क्या था कि पार्टी की जो लीडरशिप थी ना, जो पूरी मशीनरी थी, जो सारी पोस्ट थी, उस पर बैठे हुए थे पहले से ही मॉडरेट्स। तो सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और जो मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनको बाहर कर दिया। मिलिटेंट एलिमेंट्स कौन थे? जो
रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और उनका पूरा का पूरा ग्रुप। अब जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही नहीं रहे तो आगे वो क्या करते? क्या वो दूसरी कोई लीग वगैरह बनाने वाले थे? आपको पता है मैं किस लीग की बात कर रहा हूं, उसके बारे में हम देखेंगे। वो कांग्रेस में भी दोबारा से शामिल हुए, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अभी उनकी गिरफ्तारी भी होने वाली है, ये बात हम यहाँ पे 1907 की कर रहे हैं। 1908 में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है 6 साल के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं ब्रिटिश प्लेइंग विद द मॉडरेट्स, क्योंकि अब एक जो नेशनल पार्टी थी, नेशनल एसोसिएशन जो थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी जो बागडोर थी वो थी पूरी मॉडरेट्स के हाथ में। तो जैसे ही स्प्लिट होती है ना, इन्होंने देखा कि एक ही पार्टी है जो नेशनल मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चला रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जो मॉडरेट्स थे वो यहाँ पे यंग पीपल्स के साथ, जो इंडिया का जो यूथ था, जो बाल गंगाधर तिलक और उनके ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, सेक्रीफाइस करने को तैयार था, वो मॉडरेट से बिल्कुल अलग हो चुका था। मॉडरेट्स इनमें अपनी पकड़ खो चुके थे भारत के यंग जनरेशन में। ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या किया? प्लेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इन्होंने यहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल लगाया। डिवाइड एंड रूल बेसिकली क्या है कि 2 धर्म है बड़े, उनको आप तोड़ के अलग कर दो। जो मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया थे, इस्लाम एंड हिंदुइज्म, उनके बीच में डिवाइड कर दो और रूल करो, राज करो, ठीक है, दोनों को लड़ा के। जाति है हिंदुइज्म के अंदर, उनमें आप लड़ाई करा दो, उसमें राज करो। कोई पार्टी है उसमें 2 गुटों में लड़ाई करा दो, राज करो। तो यहां पे ऐसा कुछ चल रहा था। सो इन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, एंड दे ट्राई टू विन ओवर मॉडरेट्स टू आइसोलेट एंड सप्रेस द मिलिटेंट्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि हम मॉडरेट्स के साथ काम करेंगे। अंग्रेजों का ये मानना था कि मॉडरेट्स के साथ काम करेंगे, मॉडरेट्स को थोड़ा बहुत हम बहला फुसला के रखेंगे, उनकी थोड़ी बहुत बातें मान लेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करके, और उसके जरिए फिर हम क्या करेंगे? जो मिलिटेंट्स है ना, जो बाकी के लीडर है एक्सट्रीमिस्ट, उनको हम साइड कर देंगे, दरकिनार कर देंगे, उनको दबाने में हमें मदद मिलेगी। हम कहीं ना कहीं ये भी दिखाएंगे, अंग्रेजों का मानना था कि ऐसा दिखाएंगे कि जो मॉडरेट्स हैं उनकी ज़्यादा चलती है अंग्रेजों के सामने, और अंग्रेज मॉडरेट्स की बात मानते भी हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली मॉडरेट्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे और मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको उनसे दूर होना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जो 2 तरीके यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा अपनाए गए वो थे, सबसे पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस इन इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1909 कॉल्ड एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन का क्या मतलब होता है कि जो संविधान है, संवैधानिक तौर पे आपकी हम सीट बढ़ा देंगे दोबारा से, जैसे 1892 में क्या था उसी तरीके से आपकी सीट बढ़ा देंगे, आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे। सेंट्रल काउंसिल, जिसको इंपीरियल काउंसिल भी बोलते थे, या फिर आपकी जो प्रोविंशियल काउंसिल है, जिसको स्टेट काउंसिल भी बोलते थे, उनके अंदर तो आपकी से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी कि आपकी जो आवाज़ है उसको ज़्यादा सुना जाएगा। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इनको बोलते हैं क्योंकि उस समय पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे ब्रिटेन की तरफ से, उनका नाम था मोर्ले, और मिंटो थे उस समय के वाइसरॉय, तो दोनों ने ही इसको फॉर्मुलेट किया था, तो इसका नाम है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। दूसरा जो इन्होंने मॉडरेट्स को विन करने के लिए एक काम किया वो था कैंसिल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 एंड मेड न्यू प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड ओडिशा। यहाँ पे इन्होंने लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि देखो हमने मॉडरेट्स के कहने के ऊपर हमने बंगाल का जो पार्टीशन है उसको वापस ले लिया है, और हमने यहाँ पे बिहार एंड उड़ीसा नाम की अलग से प्रोविंसेस बना दी है। तो 2 कोशिशें यहाँ पे ये अंग्रेजों के द्वारा की गई थी ताकि लोगों को लगे कि हाँ मॉडरेट्स की चल रही है और मिलिटेंट लीडर किसी काम के नहीं है, उनसे अलग ही हो लिया जाए। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पार्ट 2। देखिए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे। ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन काउंसिल्स। हमारी 2 तरीके की काउंसिल उस समय पे चला करती थी, या फिर कह लीजिए 3 तरीके की गवर्नमेंट हमारी चला करती थी। पहली थी सेंट्रल लेवल पे, दूसरी स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, और तीसरी थी आपकी जैसे आज के टाइम पे म्यूनिसिपैलिटी होती है, बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पे जो 2 काउंसिल थी प्रॉपर, प्रोविंशियल मतलब स्टेट काउंसिल और सेंट्रल मतलब कि इंपीरियल काउंसिल, उनमें इंडियंस को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने के लिए ये प्रावधान किया गया था। बट मोस्ट मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। पहली बात तो जो ज़्यादातर मेंबर का प्रावधान किया गया था कि आप इलेक्ट करके आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है, सेंट्रल काउंसिल जो है, उसमें अगर कोई मेंबर जाएगा तो उसको चूज करेंगे आपके जो स्टेट काउंसिल या प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स है। अगर प्रोविंशियल काउंसिल में कोई मेंबर जाएगा तो उसको
उनको चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे, उनसे नीचे वाली जो अथॉरिटी है, जो म्यूनिसिपल काउंसिल है या जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, उसके मेंबर्स, जैसे कि आज हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट इलेक्शंस ज़्यादातर थे नहीं कि पब्लिक चूज करके भेजेगी। एंड सम इलेक्टेड सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, और कुछ सीटें ऐसी थी जो रिजर्व कर दी गई थी लैंडलॉर्ड्स के लिए। लैंडलॉर्ड्स कौन थे? बेसिकली जो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, है ना, उनके लिए रिजर्व कर दी गई, और जो ब्रिटिश जो इन्वेस्टर्स थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उनके लिए रिजर्व कर दी गई। सो आप देख सकते हैं कोई ऐसा इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वगैरह इसमें आया नहीं था। दीज न्यू रिफॉर्म्ड काउंसिल्स वर मियरली एडवाइजरी बॉडी। ऊपर से अब अगर कोई इलेक्ट होके जाए भी तो ये जो काउंसिल थी ये मियर एडवाइजरी बॉडी थी। आप सलाह दे सकते हैं लेकिन आपकी कोई चलेगी नहीं, ना आपको वोट का अधिकार है, ना आपको कोई कानून लाने का, बनवाने का अधिकार है। हेंस दीज रिफॉर्म्स डिड नॉट चेंज द अनडेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन एनी वे। तो इसके चलते हुए जो ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था, जो अनडेमोक्रेटिक था, जिसमें लोगों का कोई से नहीं थी, लीडर्स नहीं थे कोई लोगों के द्वारा चुने हुए, उस में कोई बदलाव नहीं आया, वो सेम चलता रहा, एंड अनडेमोक्रेटिक ही रहा। ब्रिटिश ओपनली डिक्लेयर्ड दैट नो सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया लाइक वी ग्रांटेड टू अनदर डोमिनियंस। उस समय पे इंग्लैंड के काफ़ी सारे डोमिनियंस हुआ करते थे, तो उनमें से कुछ डोमिनियंस को जो इंग्लैंड है उन्होंने सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दिया हुआ था कि सुपीरियर अथॉरिटी तो हम ही रहेंगे लेकिन तुम फिर भी अपनी खुद की सरकार चला सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में। जैसा कि आप जानते हो कि अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहाँ पे कहने के लिए जो सुपीरियर उनका कमांडर है, जो सुपीरियर अथॉरिटी है नंबर 1 पे, जो देश के एक तरीके से मालिक के तौर पे देखे जाते हैं, वो है आपके जो क्वीन एलिजाबेथ है वो। रियल पर्पज ऑफ दीज रिफॉर्म्स वर टू कंफ्यूज मॉडरेट्स एंड डिवाइड नेशनलिस्ट टैंक। ये जो रियल पर्पस था ना इन रिफॉर्म्स का, वो था कि मॉडरेट्स को कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूजन क्या थी कि दे भी दिया और कुछ नहीं भी दिया। मॉडरेट्स ना बिल्कुल सख्त खिलाफ बोलेंगे और ना ही उनको कुछ मिलेगा, तो कंफ्यूज कर दिया। और जो नेशनलिस्ट थे ना, उनको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। वर्स्ट प्रोविजन ऑफ दीज रिफॉर्म्स वर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। सबसे जो बुरा इस मोरलेमिंटो रिफॉर्म का प्रोविजन था वो था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको धर्म के आधार पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बट द रियलिटी वाज टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? इलेक्टोरेट होता है एक एरिया जहां से आप चुन के किसी को भेजते हैं, किसी नेता को। सेपरेट इलेक्टोरेट वो होता है कि इस मान लीजिए एक सीट को रिजर्व कर दिया गया, तो यहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट ही चूज होके जाएगा और कोई किसी भी धर्म का नहीं जाएगा। और ये किस कारण से किया गया? क्या बहाना था कि हम माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर आप रियलिटी में देखो, ये तो अंग्रेज भी मानते थे खुद ही, लेकिन वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वर्ड्स को इस्तेमाल किया करते थे। कभी सेकंड मेजोरिटी कहते या कभी माइनॉरिटी कहते। देखिए, जो इस्लाम के लोग थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले और हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले, वो दो मेजोरिटी थे। इस्लाम के जो लोग थे वो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी थे। माइनॉरिटी कौन थे एक्चुअली? क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैनी या फिर पारसी जो लोग थे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनॉरिटी का टैग इसलिए दिया गया कि जब आप किसी को, सामने वाले को कहते हो कि आप कमजोर हो और सिर्फ आप कमजोर हो इसलिए हम आपको ज्यादा सुविधा देंगे, तो सामने वाला भी कहीं ना कहीं इसी माइंडसेट के साथ फिर आगे बढ़ने लगेगा। वो उसको पता है कि आपको फायदा मिल रहा है, तो वो अपने आप को और ज्यादा कमजोर ही बताएगा बार बार, है ना। तो जैसे आपने देखा भी होगा कि रिजर्वेशन के लिए अभी मान लीजिए कोई कास्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी कास्ट है, वो अगर फाइट कर रही है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं यही दिखाएगी कि हम लॉस में जा रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हमें रिजर्वेशन इसलिए चाहिए, हमारी एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं हो रही है, तो अपने आप को कमजोर ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने पहली बार इनको इस तरीके से कमजोर बनाने की कोशिश की, जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनको। द रियलिटी वॉज टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम्स। और सच्चाई क्या थी कि जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं उनको डिवाइड करना था। डिवाइड क्यों करना था? कि हिंदू फिर इसलिए चिढ़ेगा मुस्लिम से कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, सीट्स रिजर्व कर दी गई, और जो मुस्लिम्स हैं उनको तो कई अलग तरीकों से अलग किया ही जा रहा था। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उस पर पूरा टॉपिक है। फिर है बोथ क्रिएटेड द नोशन दैट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टारगेट्स ऑफ बोथ हिंदू मुस्लिम वर सेपरेट। दोनों ही जो धर्म के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम के, उनके दिमाग में एक ये नोशन आ गई, एक ये विचार आ गया, क्रिएट कर दिया गया कि जो
आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मोटिव्स हैं, जो राजनीतिक आप चीज़ें अचीव करना चाहते हो और इकोनॉमिकली जो अचीव करना चाहते हो, वो दोनों सेपरेट है। लेकिन क्या रिलीजन के आधार पे आप पॉलिटी या इकोनॉमी को चला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। दिस न्यू सिस्टम चेक द यूनिफिकेशन ऑफ इंडियंस एंड इट स्प्रेड कम्युनलिज्म। ये जो नया सिस्टम था ना, ये जो लेके आए थे, इसने क्या किया, जो कंट्री में यूनिफिकेशन आ रहा था मेजर रिलीजन्स के बीच में जो यूनिटी आ रही थी, उसको पूरी तरीके से चेक किया। चेक मतलब कि रोक दिया, उस पर लगाम लगा दी। ऑफ इंडियंस एंड इट स्प्रेड कम्युनलिज्म, और इससे कम्युनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा। पहले ही कुछ रीज़न थे कम्युनलिज्म को थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों ने उसमें पूरी आग लगा दी, है ना। Instead of providing education, British tried to isolate Muslims from, ये यहाँ पे फ्रॉम है दोस्तों, फ्रॉम नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन ना देके उल्टा अंग्रेजों ने क्या किया, उनको आइसोलेट करना शुरू कर दिया नेशनल मूवमेंट से। उनको बोलना शुरू कर दिया कि नेशनल मूवमेंट में आपका कुछ नहीं है, राष्ट्रवादी आंदोलन में मत जाओ। उनके लीडर्स को पैसे खिलाते, उनके लीडर्स की थोड़ी बहुत चल जाती, उनके लीडर्स भी खुश हो जाते जो मुस्लिम्स के लीडर थे, और फिर वो अपने लोगों को ये भड़काते कि आपका नेशनल मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन तो फिर दूर की बात है ना। क्योंकि आप जब किसी को एजुकेट कर दोगे, जब वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा, जब वो एनालाइज करना सीख जाएगा, तब वो फिर आपकी बातों में नहीं आएगा। इसके बाद है दिस प्रोविजन प्रिवेंटेड पीपल्स टू कंसंट्रेट ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स विच वर कॉमन टू ऑल। ये जो प्रोविजन थे ना, इन्होंने क्या कर दिया, देखिए पूरे भारत की सेम प्रॉब्लम थी इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। क्या थी वो, कि आपकी इकोनॉमी और पॉलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, आप इकोनॉमिक लॉस में जा रहे हो और आप पॉलिटिकल लॉस में जा रहे हो। तो वो कॉमन टू ऑल थी, सभी पे लागू हो रही थी। उतना ही एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, एक सिख, सभी उस चीज़ में फंसे हुए थे, शोषण का शिकार हो रहे थे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस यूनिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये सब कर दिया गया। मॉडरेट्स लूज्ड। अब ये जो मॉडरेट्स लीडर्स थे, जो यहाँ पे अंग्रेजों के दोबारा से बातों में आ रहे थे अंग्रेजों की, उनके साथ क्या होता है वो देखिए। दो मॉडरेट्स डिड नॉट सपोर्टेड मोरलेमिंटो रिफॉर्म्स कंप्लीटली, स्टिल दे कोऑपरेटेड विद द गवर्नमेंट। ये जो मॉडरेट लीडर थे ना, इन्होंने अपोज भी किया मोरलेमिंटो रिफॉर्म को, थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से सपोर्ट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी सरकार के साथ मिलकर काम करने लगे कि चलो ठीक है, जितना भी हमें थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसी के साथ काम करने लगते हैं। अब उससे कोई रिजल्ट तो निकल के लेकिन नहीं आ रहे थे कैसे भी। अब उसके चलते क्या हुआ, जो हमारे जो यंग जनरेशन के लोग थे या बाकी के जो देश के लोग थे, वो देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये इतने कम में यहाँ पे एडजस्ट करने को क्यों तैयार है। और जो मिलिटेंट लीडर्स थे वो तो बिल्कुल अब ओवरथ्रो करने की कह रहे हैं, अंग्रेजों को भगाने की कह रहे हैं। तो आप फर्क यहाँ पे देख सकते हैं। दे ओपोज द प्रोग्राम्स ऑफ मिलिटेंट लीडर्स। फिर इन्होंने यहाँ पे जो हमारे मिलिटेंट लीडर्स थे उनके प्रोग्राम्स को ओपोज करना शुरू कर दिया, उनकी खिलाफत करनी शुरू कर दी हमारे मॉडरेट्स ने। दे ग्रेजुअली लॉस्ट ऑल पब्लिक रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। तो ग्रेजुअली मतलब कि धीरे धीरे करके हुआ क्या, इन्होंने जो पब्लिक से थोड़ा बहुत जो बचा कुचा प्यार था, रिस्पेक्ट थी, सपोर्ट था, कई फैक्टर्स के चलते हुए वो पूरी तरीके से खो दिया। मेजोरिटी ऑफ पीपल सपोर्टेड तिलक एंड अदर मिलिटेंट लीडर्स। जो मेजोरिटी थे उन्होंने क्या देखा कि कोई चेंज मॉडरेट से नहीं आ रहा है, ऊपर से सरकार में भी जाके अब बैठने लग गए सरकार के साथ, फिर भी कोई चेंज नहीं ला पा रहे हैं। लाएंगे भी कैसे, कोई ऐसा प्रोविजन था ही नहीं, सिर्फ एडवाइजर के तौर पे वहाँ पे गए थे। तो इन्होंने जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर के आइडियाज़ थे सेल्फ रूल के, उनके पीछे जाने का पब्लिक ने यहाँ पे सोचा, फैसला लिया। दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पे द मुस्लिम लीग एंड द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म पार्ट 1। 3 ये ऐसी स्लाइड्स आएंगी, 3 पार्ट्स में हम यहाँ पे कम्युनलिज्म को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। मतलब कि मुस्लिम्स जो थे उनका तुष्टिकरण। जब आप एक ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू करोगे, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, तो जो दूसरा ग्रुप है ऑपोजिट साइड वाला, सामने वाला, वो अपने आप जेलस फील करने लगेगा, है ना। दूसरा, ब्रिटिश यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो चला ही रहे थे, देखते हैं। फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर रूल ब्रिटिश अक्वायर्ड एन ऑल न्यू एटीट्यूड टुवर्ड द मुस्लिम्स टू चेक यूनिटी। ये आपको पता है। देखिए दोस्तों, टिल 1857 ब्रिटिश वर कंप्लीटली सस्पिशियस टू मुस्लिम्स, बट नाउ दे ट्राइड टू बिकम द चैंपियंस ऑफ मुस्लिम्स इन 1870s। सिर्फ 10-20 सालों में ऐसा अंतर क्यों आ गया। 1857 की क्रांति के बाद आपको अगर पता हो, सिर्फ दिल्ली के अंदर अंग्रेजों ने 27,000 मुस्लिम्स को फांसी पे लटकाया था, 27,000 लोगों को, ठीक है। क्योंकि उनको लगता था कि जो ये मुस्लिम्स हैं या फिर जो जिसको लीडर बनाया जा रहा है, जो कि आपके यहाँ पे जो मुगल एम्परर थे लास्ट,
तो ये मुस्लिम से इसलिए अंग्रेज यहाँ पे चिढ़ रहे थे। तो 1857 के बाद इतना बुरा व्यवहार और एकदम से 10-20 साल में इतना ज़्यादा शिफ्ट हो गया कि अब वो मुस्लिम्स के चैंपियन बनने वाले हैं उनके कोज के, कि हम ही आपको आज़ाद कराएंगे, हम ही आपको आगे लेके जाएंगे। ये शिफ्ट इसलिए था क्योंकि पहला इनका ये कहना अंग्रेजों का मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को, कि आप माइनॉरिटी हैं। अब आप ये बात माइनॉरिटी को ही एक उसको कह सकते हैं जिसके ऊपर ये बात थोड़ी लागू हो, जो अपने आप को माइनॉरिटी समझ सके। अगर आप किसी हिंदू को कहोगे कि आप माइनॉरिटी हो तो वो मानता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड मेजोरिटी है वो तो मान लेगी ना कि हाँ हम माइनॉरिटी हैं। तो इसके चलते हुए दूसरा, एजुकेशन की मुस्लिम वर्ग में उस समय पे काफ़ी कमी थी, और उसके चलते हुए जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनके जो लीडर थे ना वो कौन थे, वो एजुकेशनिस्ट नहीं थे, वो नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए ज़्यादा लोग नहीं थे। वो कौन थे, वो थे सारे के सारे आपके मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। तो कंजर्वेटिव थे तो उनको भड़काना भी आसान था। तो इस चक्कर में अंग्रेजों ने मुस्लिम्स को अप्रोच करने की सोची। यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो किसी को भी अप्रोच कर सकते थे डिवाइड एंड रूल करने के लिए, किसी एक का सपोर्ट करके। तो उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम्स को अपना सॉफ्ट टारगेट समझा। सो ब्रिटिश प्रोमोटेड प्रोविंशियलिज्म। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे प्रोविंसेस बनाने की बात की अंग्रेजों ने, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेट प्रोविंसेस भी बनाएंगे मुस्लिम्स के लिए, है ना। फिर 1905 में आपने देखा ही था क्या हुआ था। ट्राई टू यूटिलाइज कास्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद भी अपना जो हिंदुइज्म में जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसमें डिवाइड एंड रूल लाने की यहाँ पे की कोशिश कि जो थोड़ा सा शोषित है, जिसको हम बहका सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करके चीज़ों को बता सकते हैं, उनके पीछे हम जाएंगे, उनको उनके नुकसान बताएंगे और बाकी के लोगों से उनको अलग करेंगे। चेंज द कोर्ट लैंग्वेज फ्रॉम हिंदू टू उर्दू इन यूपी एंड बिहार। दोस्तों जो ये लखनऊ का एरिया था, अवध का एरिया था, यूपी एंड बिहार का जो एरिया था, इसमें जो हिंदू मुस्लिम्स थे वो ठीक ठाक रह रहे थे, हारमोनी थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, कि कोर्ट की जो लैंग्वेज थी ना उसको हिंदी से बदल के उर्दू कर दिया। अब जब उर्दू कर दिया तो वहाँ के हिंदू लोगों को ये लगा कि ये तो एक तरीके से हमारा शोषण है, या फिर ये हमारी खिलाफत कर रहे हैं और मुस्लिम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो वहाँ पे मुस्लिम से चिढ़ने लगे। तो आप देख रहे हैं कैसे करके यहाँ पे दोनों वर्गों को लड़ा दिया, है ना। इन हिज लेटर ईयर्स सैयद अहमद खान, जो सैयद अहमद खान थे जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ग्रेट रिफॉर्मिस्ट थे, ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, वो भी ब्रिटिश के लॉयल बनते चले गए। क्यों बनते चले गए, रीजन मैंने आपको पहले बताया था लास्ट चैप्टर में। ही स्टार्टेड प्रीचिंग दैट इफ ब्रिटिश रूल विड्रॉज फ्रॉम इंडिया। उन्होंने क्या मैसेज फैलाना शुरू कर दिया कि अगर ब्रिटिश रूल इंडिया से जाता है तो जो हिंदू है ना उनकी सत्ता आ जाएगी और वो डोमिनेट करेंगे, फिर मुस्लिम्स के ऊपर राज करेंगे। दो अर्लियर हिज व्यूज वर डिफरेंट। शुरू में वो क्या कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम्स को एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा, लेकिन अब उन्होंने भी यहाँ पे सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को, थोड़ा सा कम्युनलिज्म को ज़्यादा ही पुश कर दिया। रियलिटी क्या है दोस्तों, एज ह्यूमन बींग्स, इंसान के तौर पे, आप रिलीजन को साइड में रख दीजिए, बिल्कुल इंसान के तौर पे जो गोल्स होते हैं एक कंट्री के, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी एक दुश्मन से सभी लोगों की ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जो जीवन जीने का तरीका है जिसको इम्पैक्ट कर रहे थे, वो तो सभी के लिए सेम ही था ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो। वो यहाँ पे ये देख के तो नहीं कर रहे थे अंग्रेज की किस धर्म के किसानों से कम पैसा लेना है, किससे ज़्यादा टैक्स लेना है, ऐसा तो कुछ था नहीं, सभी शिकार हो रहे थे। इसके बाद देखिए वाइड ट्रेंड एंड टेंडेंसीज ऑफ कम्युनलिज्म अमंग मुस्लिम्स। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पिछली स्लाइड में आपको बता दिया, अभी थोड़ा और बता देता हूं कि ये जो ट्रेंड था, ये जो चांसेस थे कि हाँ मुस्लिम लोगों को बहकाया जा सकता है, ये क्यों था वो समझिए। रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखिए जो 3-4 बड़े उस समय पे सेक्टर्स थे उनमें मुस्लिम्स बिल्कुल नहीं थे। एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन नहीं थी, वही पुरानी चीज़ें उनको बताई जा रही थी। लोग ट्रेड में नहीं थे, व्यापार में नहीं थे। अब अगर कोई ट्रेड में होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को ये समझाएगा ना कि हाँ देखो हमें ट्रेड में ये नुकसान हो रहा है अंग्रेजों की वजह से, लेकिन क्योंकि ट्रेड में कोई थे ही नहीं तो कोई ऐसा आदमी था नहीं समझाने वाला। इंडस्ट्री में भी कोई नहीं था कि कोई ऐसा मुस्लिम है जो प्लांट लगाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, जिसका अंग्रेजों ने शोषण किया है और फिर वो अपने लोगों को समझाए, ऐसा भी कोई नहीं था। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा भड़काना ईजी हो गया। अगर आप रिलेटिवली देखो हिंदूज़ में, तो हिंदूज़ में कैपिटलिस्ट थे, ट्रेडर्स थे,
टीचर्स थे, एजुकेशनिस्ट काफ़ी सारे थे, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी। फिर है अपर क्लास मुस्लिम्स एंड मुस्लिम जमींदार्स वर कंजर्वेटिव एंड होस्टाइल टू मॉडर्न एजुकेशन एंड थॉट्स। दोस्तों, जो लीडर होता है ना, वो दो तरीके से आपके साथ राज कर सकता है, आपके ऊपर राज कर सकता है। या तो वो आपको एजुकेशन से दूर रखेगा, वहम आपके अंदर लेके आएगा, आपको डराएगा और इस तरीके से आपके ऊपर राज करेगा। या फिर वो आपकी रिस्पेक्ट पा सकता है, फिर वो आपके ऊपर राज कर सकता है। वो कैसे पाएगा? वो आपको एजुकेशन देके, आपकी लाइफ को एनहेंस करके, ऊपर उठा के, है ना, आपकी मीन्स आपकी फीलिंग्स को जीत के एक तरीके से। तो जो अपर क्लास मुस्लिम्स थे ना, एंड जो मुस्लिम जमींदार्स थे, जो रईस थे, जो भी थे, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे। और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि जो मॉडर्न एजुकेशन है या जो मॉडर्न विचार है लिबर्टी वगैरह के, वो कहीं से भी मुस्लिम्स के अंदर एंटर हो, नहीं तो उनका जो राज था वो खत्म हो जाता। ऑन दी अदर हैंड जो हिंदू थे, हिंदू के जो लीडर्स थे, वो क्या कर रहे थे? सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे थे, लोगों को लिबरेट कर रहे थे, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अवेयर कर रहे थे। तो वो उस किस्म से, उस तरीके से राज कर रहे थे। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इन जमींदारों ने, इन कंजर्वेटिव लोगों ने, इन लैंडलॉर्ड्स ने यहाँ पे अपने ही वर्ग के लोगों का यहाँ पे नाश किया। These big landlords and zamindars maintained their influence in Muslims, but in Hindus people pushed out the landlords from leadership. ये मुस्लिम्स के लीडर बने हुए थे लैंडलॉर्ड जमींदार, लेकिन हिंदूज में क्या था ना, हिंदूज में लोगों को क्योंकि अब अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तो उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को अपना लीडर बनाया और जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे ना, उनको बिल्कुल नकार दिया, उनको गालियां देने लगे, उनसे दूर हो गए, क्योंकि उनको पता था लैंडलॉर्ड सिर्फ लूटने वाले हैं। दोस्तों, रोल ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म अमंग मुस्लिम्स। एजुकेशन और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रोल रहा जिससे मुस्लिम्स के बीच में कम्युनलिज्म थोड़ा ज़्यादा हुआ? देखिए, लेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन अमंग मुस्लिम्स ड्यू टू बैकवर्डनेस। अब क्योंकि बैकवर्डनेस थी, तो हिंदूज को तो फिर भी पढ़ लिख के कुछ नौकरियां मिल जा रही थी, वो कुछ अलग प्रोफेशन ले रहे थे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लिया, कुछ कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल बैकवर्डनेस थी, तो उसके चलते क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट नहीं थी लोगों में और प्रोफेशन नहीं थे, कोई काम नहीं थे उनके पास। अब जब आपके पास कमाई का साधन नहीं है तो क्या होता है? तब आप वीकर पोजीशन में होते हो, और तब सामने वाला जो आपको पैसा या आपका फायदा दिखाता है, फिर आप वहां पे मोरालिटी या सब कुछ भूल के और जाने की आपकी टेंडेंसी बन जाती है ना। As India being a colony, there were few opportunities of employment, but loyalist Muslim leaders incited the educated Muslims against educated Hindus. देखिए यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी इंडिया में, एक कॉलोनी था, है ना। यहाँ पे सिर्फ क्लरिकल पोजीशन वगैरह थी, क्योंकि कॉलोनी है तो जो टॉप आपकी जो रैंक्स है, चाहे मिलिट्री में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में, किसी भी चीज में, तो उस पर एक ब्रिटिशर ही लीड कर रहा था, है ना। बट लॉयलिस्ट जो मुस्लिम थे ना, लॉयलिस्ट मुस्लिम का क्या मतलब है? जो अंग्रेजों के वफादार थे। उन्होंने क्या किया? इनसाइटेड द एजुकेटेड मुस्लिम्स अगेंस्ट एजुकेटेड हिंदूज। इनको बोलना शुरू किया कि देखो, तुम्हें तो यहाँ पे जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे कि तुम्हें तो यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, हिंदूज को रोजगार मिल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे भड़काना शुरू कर दिया। अब मुस्लिम लीडर्स डिमांडेड सेपरेट प्रोविंसेस एंड बेटर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ये जो मुस्लिम लीडर्स थे, इन्होंने अंग्रेजों के ही नक्शे कदम पे चलते हुए, उनकी बातें मानते हुए, लोगों में ये डिमांड उठानी शुरू कर दी अंग्रेजों के सामने कि हम अंग्रेजों से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेपरेट प्रोविंसेस दी जाए, जहाँ पे हमारे लोग ही नौकरी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए गवर्नमेंट सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में। डिक्लेयर्ड टू बी लॉयल सो गेट बेटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को वफादार साबित कर दिया और अपने लोगों को बोला कि आप भी अंग्रेजों से वफादारी रखो ताकि आपके साथ बेटर ट्रीटमेंट हो सके। हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स वर वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदू लोगों को लीड करने वाले और मुस्लिम लोगों को लीड करने वाले लीडर थे, वो बिल्कुल अलग थे। हिंदू के जो लीडर थे वो कौन थे? लॉयर्स, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जिनको कानून के बारे में पता था, जो बहस कर सकते थे। एजुकेशनिस्ट, जो पूरी दुनिया घूम के आए थे, जिन्होंने काफ़ी एजुकेशन ली थी, जिसमें कोई शायद सिविल सर्वेंट्स भी थे, कुछ अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे। नेशनलिस्ट या फिर जर्नलिस्ट एटसेट्रा, इस टाइप के लोग जो लीड करने वाले थे। मुस्लिम्स में कौन थे? लैंडलॉर्ड्स और या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं डिफरेंस। फिर क्या है? रोल ऑफ टीचिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने में हमारी जो इंडियन हिस्ट्री
का रोल है वो क्या है, उसकी टीचिंग जो हमने की, जिस हिसाब से हमने की 1857 के बाद, वो भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन हिस्टोरियंस डिक्लेयर्ड मिडिवल पीरियड एज मुस्लिम पीरियड। चाहे कोई अंग्रेजी इतिहासकार जो हिंदुस्तान के इतिहास को लिख रहा था, इंटरप्रेट कर रहा था, या फिर चाहे वो एक इंडियन हो, उन्होंने मिडिवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड के तौर पे करार दिया कि ये मुस्लिम रूल का पीरियड था। दैट ऑल मुस्लिम्स वर रूलर्स एंड नॉन मुस्लिम्स वर रूल्ड। एक ऐसी यहाँ पे आइडिया देना शुरू किया कि जो मुस्लिम्स हैं वो राज करने वाले थे, और किसके ऊपर राज कर रहे थे? नॉन मुस्लिम्स पे, हिंदू पे, सिख्स पे, सब पे। अब देखिए, सीधी सी बात है, राजा शासक चाहे मुस्लिम हो, लेकिन पूरी जनता तो राज नहीं कर रही थी, सारे मुस्लिम्स तो राज नहीं कर रहे थे। और क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था कि सिर्फ एक धर्म के लोगों का ही नाश किया जा रहा था, या कुछ धर्मों का किया जा रहा था और मुस्लिम लोगों का कुछ नुकसान नहीं था? नहीं। जो मुस्लिम रैंक्स पे जो टॉप लोग थे, जो रईस थे, जो नोबल थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो इवन आपके मुगल पीरियड में भी मुस्लिम लोगों को ही कुछ नहीं समझते थे, उनको रोंदा करते थे। ठीक है, बट द रियलिटी वॉज दैट द मुस्लिम्स वर इक्वली ओप्रेस्ड। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो मुस्लिम्स थे उनको भी इक्वली ओप्रेस किया गया, उनसे टैक्स भी लिए गए, एक्सप्लॉइटेड एंड रिगार्डेड एज लो क्रिएचर एज लाइक हिंदूज। उनको भी लो क्रिएचर, जैसे हिंदूज को नीचा समझा जाता था, उनको भी ऐसे ही समझा जाता था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर, स्पेशली बाय किंग्स, नोबल्स एंड अदर अपर क्लासेस। दोस्तों, अर्ली हिस्टोरियंस फेल टू कन्वे दैट पॉलिटिक्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड वर बेस्ड ऑन इको पॉलिटिक इंटरेस्ट। अर्ली हिस्टोरियंस जो थे, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ये तो क्लियर है कि जो कुछ मुस्लिम रूलर्स थे, जैसे औरंगजेब, वो एक बिल्कुल ल्यूनेटिक था, काफ़ी पागलपन सवार था धर्म से रिलेटेड, तो उसने काफ़ी सारे मंदिर तोड़वाए, सिखों के गुरुओं को मरवाया, तो वो काफ़ी ज़्यादा ल्यूनेटिक था। तो इस चीज़ को लेकिन यहाँ पे हिस्टोरियंस ये कन्वे करने में फेल हो गए कि ऐसी जो पॉलिसीज थी ना किसी भी धर्म के खिलाफ, वो इको पॉलिटिक इंटरेस्ट से चलती थी, या फिर किसी एक रूलर की जो ल्यूनेटिक है यहाँ पे, जो वो पागलपन है, उसके आधार पे चलती थी, ना कि सारे लोग ऐसे थे, है ना। These early historians denied the existence of composite culture and tried to differentiate Hindu and Muslims। ये जो अर्ली हिस्टोरियंस थे, इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को नकार दिया कि एक कंपोजिट कल्चर यहाँ पे चलता था। कंपोजिट कल्चर क्या होता है कि हिंदू एंड मुस्लिम जो है वो मिक्स हो गए हैं। जो मुस्लिम्स बाहर से आए हैं, जो इतनी सालों में जो माइग्रेट होके आए हैं, वो अब इसी का यहाँ पे पार्ट बन गए हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी क्रिएट हुआ। द ओनली डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स वर रीजन्स एंड क्लासेस एंड नॉट रिलीजन। जो यहाँ पे लोगों में अगर अलग थलग करने का कोई हम देख सकते हैं तरीका है, तो वो यही हो सकता है कि आप अलग रीजन के लोग हो, आप अलग क्लास के लोग हो, आप गरीब हो या अमीर हो, है ना। लेकिन रिलीजन के आधार पे तो किसी को अलग नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ में भी हमारे लीडर्स फेल हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं द मुस्लिम लीग एंड द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म पार्ट 2। ये जो मुस्लिम लीग है, इसके बारे में अब जानते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट ट्राइड टू फिनिश द कम्युनल फियर्स। जो शुरू के हमारे राष्ट्रवादी लीडर थे, उन्होंने कम्युनल डर को खत्म करने की कोशिश की थी। टू वेज टू रिमूव फियर्स। जो दो तरीके थे डर को खत्म करने के, वो क्या थे? दैट सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर सेफ। उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि आपके जो सामाजिक और धार्मिक और कल्चरल जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं माइनॉरिटीज की, वो पूरी तरीके से सेफ है। रिलीजन वुड नॉट डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जो धर्म है उसके आधार पे सरकार की पॉलिसी बिल्कुल नहीं बनेगी। जब भी कभी सेल्फ रूल आएगा या जो भी होगा, कभी भी धर्म के आधार पे कुछ भी भेदभाव नहीं होने वाला। ये अर्ली जो राष्ट्रवादी लोग थे उनका यहाँ पे टेक था। अर्ली नेशनलिस्ट रिकॉग्नाइज्ड these needs and worked for the unity of Indians and gave them political education along with convincing the minorities। तो यहाँ पे जो minorities थी उनको कन्विंस भी किया गया, पॉलिटिकल एजुकेशन भी दी गई। इन INC सेशन ऑफ 1886 क्या हुआ? दादा भाई नवरोजी जो थे डिक्लेयर दैट कांग्रेस वुड ओनली टुक नेशनल क्वेश्चन एंड नॉट रिलीजियस वंस। उन्होंने ये क्लियर कर दिया था अपनी प्रेसिडेंटशिप के टाइम पे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका एजेंडा है नेशनल क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के क्वेश्चन। वो एक किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में या उसके उत्थान के बारे में बात नहीं करेगी। अर्ली नेशनलिस्ट ट्राई टू मॉडर्नाइज दी पॉलिटिकल आउटलुक। ये जो शुरुआत के लीडर थे, इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे पॉलिटिकल जो आउटलुक है, जो आपका नजरिया है पॉलिटिकली देखने का, उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। मॉडर्नाइज करने का मतलब है कि रिलीजन से दूर हटा के पॉलिटी को एक अलग तरीके से देखने की शुरुआत ये कर रहे थे। रोल ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट इन कम्युनलिज्म।
अब यहाँ पे माना जाता है, एक बहस है कि जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया कहीं ना कहीं। तो देखिए वो क्या है, अ हिंदू टिंज वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन वर्क्स ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट, मतलब कि एक हिंदू रंग हमेशा जो एक्सट्रीमिस्ट आपके लीडर थे उनके काम में दिखता था। लेकिन अगर आप एक बात सोच के चलिए कि एक लीडर है, अगर वो हिंदू है तो वो सीधी सी बात है उन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा जिस धर्म से वो आता है ना। अगर वो दूसरे धर्म की जाके दिखाएगा तो वो तो कहीं ना कहीं अपीजमेंट ही होगी, फिर से तुष्टिकरण हो गया। तो इसको आगे समझते हैं। सम ऑफ देम आइडेंटिफाइड इंडियन कल्चर एंड नेशन विद एंशिएंट टाइम्स एंड हिंदू रिलीजन एंड अबेंडन्ड द नोशन ऑफ कंपोजिट कल्चर। इनमें से कुछ, सभी नहीं, कुछ ने क्या किया कि जो इंडियन कल्चर है ना उसको ऐसे आइडेंटिफाई किया, हिंदू कल्चर और हिंदू नेशन को, जो एंशिएंट टाइम में हुआ करता था, जैसे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे हुआ करता था। और यहाँ पे कंपोजिट कल्चर को पूरी तरीके से अबेंडन करने की कोशिश की कि कंपोजिट कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये हिंदू की कंट्री है। सम एग्जाम्पल्स, क्या थे ये एग्जाम्पल? अभी मैं आपके सामने ये कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, फैक्ट रख रहा हूँ, ऐसा माना जाता था। गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स ऑफ तिलक, आइडियाज ऑफ इंडिया एज मदर बाय औरबिंदो एंड रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट कल्ट ऑफ काली। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो तिलक हैं, अगर वो गणपति या शिवाजी फेस्टिवल को यूज़ कर रहे हैं नेशनलिज्म फैलाने के लिए, या फिर आइडिया ऑफ हिंदू एज मदर बाय अरबिंदो की इंडिया को माँ कहना, भारत माता कहना, ये गलत माना गया है ना। आप एक बात देखिए, या फिर जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे वो जब युद्ध लड़ने के लिए निकलते थे या फिर वो बम फेंकने के लिए निकलते थे तो वो क्या करते थे, जय काली या जय भवानी कहा करते थे। अब आप एक बात सोचिए कि अगर एक सिख बंदा है वो निकलेगा तो वो यहाँ पे वाहिगुरु ही कहेगा, सीधी सी बात है। एक जो मुस्लिम बंदा है वो अल्लाह का नाम लेगा, एक जो हिंदू है वो अपने किसी ऐसे गॉड या गॉडेस का नाम लेगा। तो इसमें कहीं से भी कम्युनलिज्म कहाँ से हुआ, है ना। Both the earlier wars between Hindu and Muslim rulers should be seen in particular historical settings. तो यहाँ पे but the earlier wars between Hindu and Muslim rulers, हुआ क्या, यहाँ पे ज़रूरत ये थी कि मान लीजिए आपके बाबर ने इन्वेड किया और हिंदू राजाओं को यहाँ से हटाया, या फिर उससे पहले जो ऐसे आक्रमण हुए, तो ये भी समझना होगा कि ये जो आक्रमण हुए थे वो उस समय की कुछ सेटिंग्स थी। वो सिर्फ यही सोच के नहीं आए थे कि हम रिलीजन के आधार पे जा रहे हैं, उनके और भी एजेंडा हुआ करते थे, जैसे कि इंडिया की वेल्थ, या फिर इंडिया में कोई कमजोरी देख लेना कि यहाँ पे एक कमजोरी है और हम यहाँ पे जाके शासन कर सकते हैं। तो सबके और भी कुछ रीजंस हुआ करते थे आने के। These things were the blows to Indian unity. तो ये जो सारी चीज़ें थी इन्होंने इंडियन यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाई। अब यहाँ पे ये समझिए कि ये जो सभी चीज़ें हैं ना ये रियल नहीं थी, इनका इस्तेमाल किया गया गलत तरीके से पेश करके अंग्रेजों के द्वारा। समझिए इस चीज़ को। The truth is that they were not anti-Muslim and always favored the Hindu-Muslim unity. जो तिलक थे या बाकी के जो थे, अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी भी उन्होंने यहाँ पे एंटी मुस्लिम कोई बात नहीं कही। इवन वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात किया करते थे, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट उनके पास थे वो उन्हीं को तो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, जिस धर्म का बंदा होगा वो उस धर्म की सुप्रीम अथॉरिटी का नाम लेके ही तो कोई काम करने निकलेगा, है ना। तो उसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट है वो अल्लाह कह के, या सिख है जो वो वाहिगुरु कह के अटैक करता है, और आपने हिंदूज को कहा कि ये तो कम्युनलिस्ट है ना। भारत माता वॉज नॉट रिलीजियस बट अ मॉडर्न नोशन फॉर देम। ये जो भारत माता था ये कोई रिलीजियस नहीं था, ये पहले कोई इस्तेमाल नहीं होता था, ये एक मॉडर्न यहाँ पे नोशन थी, ये दिखाने के लिए कि जो हमारी भारत माता है उसको बेसिकली लूटा जा रहा है, ताकि अपनी धरती को एक माँ का दर्जा यहाँ पे दिया जा सके और एक मॉडर्न तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म लाया जाए। फिर है दोस्तों, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न यूरोपियन रेवोल्यूशन एंड नॉट बाय काली एंड भवानी कल्ट। देखिए जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जिनको बोला जा रहा है, हमारे जो भी जो उग्र किस्म के हमारे लीडर थे या जो भी काम करने वाले पॉलिटिकल वर्कर्स थे, वो मॉडर्न यूरोपियन रेवोल्यूशन से प्रभावित थे। वो कौन से थे? आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन, या फिर यूरोप में जो हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर आपके जो और रेवोल्यूशन हो रहे थे आपके इजिप्ट की तरफ हो रहे थे, है ना, आयरलैंड में हो रहे थे, लेकिन वो अपने किसी भगवान का नाम लेके निकलेंगे, वो अलग बात है। The biggest truth was that the little tinge of Hinduism was used by British and loyalists to fill poison in Muslim minds and spread separatism. तो हकीकत क्या है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई ना, ये सभी इस्तेमाल करी गई अंग्रेजों के द्वारा,
गलत तरीके से मुस्लिम्स को दिखा के, और जो यहाँ पे अंग्रेजों के वफादार मुस्लिम लीडर्स थे उनके द्वारा मुस्लिम लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए। स्टिल मैनी एजुकेटेड मुस्लिम्स जॉइंड द मूवमेंट्स स्वदेशी एंड आईएनसी। तब भी, इसके बाद भी हमारे काफ़ी सारे ऐसे एजुकेटेड मुस्लिम्स थे जिन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया, नेशनल मूवमेंट को, स्वदेशी को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को। दोस्तों, रोल ऑफ शॉर्ट टर्म रेमेडीज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन कम्युनलिज्म। जब आपके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक सस्ता तरीका, छोटा तरीका, आसान तरीका, गलत तरीका पैसा कमाने का, कुछ करने का। एक होता है कि आप धीरे धीरे करके अपने लिए कुछ चीज़ें बिल्टअप करें, आप स्किल्स बिल्टअप करें, आप उस तरीके से फिर आगे बढ़े और लॉन्ग टर्म में चले, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जॉब्स वर लेस ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जॉब ऑलरेडी कम थी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के चलते हुए। सो फार साइटेड इंडियंस वर्कड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो जो हमारे इंडियंस थे जो दूर की देख रहे थे ना, वो क्या देख रहे थे कि इंडिया में एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेके आने, ताकि जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड हो, स्टेबल हो और सेफ हो, जब जॉब काफ़ी सारी प्लेंटी में हमारे पास हो। बट सम शॉर्ट साइटेड पर्सनस टू कम्युनल वे टू गेट शॉर्ट टर्म रेमेडीज। लेकिन यहाँ पे कुछ जो अभी का भला देख रहे थे, जो इमीडिएट सेटिस्फिकेशन देख रहे थे, वो कौन थे? कुछ कम्युनल लोग थे, इस्लाम से रिलेटेड थे, मुस्लिम से रिलेटेड थे। उन्होंने क्या किया, शॉर्ट टर्म रेमेडी देखना शुरू किया। कैसे? दे डिमांडेड प्रोविंशियल एंड कास्ट रिजर्वेशंस। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अंग्रेजों के साथ हैं, उनके लॉयल है, लेकिन हमें प्रोविंशियल और कास्ट रिजर्वेशंस दी जाए, हमारी प्रोविंसेस को रिजर्व कर दिया जाए कि हमारे ही नेता चुन के जाए, और हमें यहाँ पे कास्ट के आधार पे, इवन हिंदुइज्म में कि हमें कास्ट के आधार पे यहाँ पे ज़्यादा रिजर्वेशन दी जाए, या फिर रिलीजन के आधार पे। गेट लार्जर शेयर इन लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। किस चीज़ के लिए? कि जो एक लिमिटेड सी नौकरियां हैं, मान लीजिए 1000, 2000, 5000 नौकरियां हैं, उनमें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। आप इसी में एक कॉन्ट्रेरी यहाँ पे चीज देखेंगे कि 1857, उससे थोड़ा पहले और उसके बाद 1870s 80s तक जितनी भी जो नौकरियां मिल रही थी, उसमें अंग्रेज ही थे जो मुस्लिम लोगों को दरकिनार करने वाले सबसे ज़्यादा थे, है ना। और अब वही उनके यहाँ पे चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे विक्टिम बनाई जा रही थी। In such situation, communal loyalists and British found some success in spreading divide and rule। तो यहाँ पे ये जो ब्रिटिशों के वफादार थे और जो अंग्रेज थे, इन्होंने कुछ सक्सेस तो पाई ही थी, सीधी सी बात है, डिवाइड एंड रूल को कामयाब करने में। दे फॉरगेट दैट गोल ऑफ ऑल इंडियंस वॉज सेम एंड कॉमन एफर्ट वॉज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये जो वफादार बने हुए थे, ये लैंडलॉर्ड वगैरह, जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, ये भूल गए थे कि सभी को ब्रिटिश नुकसान पहुंचा रहा है, ये सभी का कॉमन दुश्मन है और यहाँ पे कॉमन एफर्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं द मुस्लिम लीग एंड द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म पार्ट 3। देखिए, मुस्लिम लीग जो एक एसोसिएशन बनी और उसका क्या रोल था, कैसे वो एक ब्रिटिशर्स का टूल बन गई, उनके हाथ की कठपुतली बन गई, और कैसे उसने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। बिग मुस्लिम सेपरेटिस्ट एंड लॉयलिस्ट जो थे, बड़े पैसे वाले अलगाववादी और अंग्रेजों के वफादार थे, वो एक अलग ही हाइट पे पहुंच गए। कब? जब उन्होंने एक अलग से पार्टी बना डाली, मुस्लिम लीग। एक पार्टी और भी इंडिया में से पहले चल रही थी, वो थी आईएनसी। उसमें कहीं किसी रिलीजन का जिक्र नहीं था, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या थी? मुस्लिम लीग, मतलब कि सिर्फ एक धर्म को केटर करने के लिए। इसको फाउंड किया गया इन लीडरशिप ऑफ नवाब आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क, इनके द्वारा। दे सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहली बात तो इन्होंने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया। डिमांडेड स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग की। जबकि एक कंट्री में किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। गवर्नमेंट सर्विसेज में स्पेशल ट्रीटमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, इन सब की डिमांड। दिस सेपरेटिस्ट, ये जो अलगाववादी थे, डिड नॉट वर्क अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स। इन्होंने फॉरेन रूलर्स के खिलाफ काम नहीं किया, बल्कि ये उनके हाथ की कठपुतली बन गए। और इन्होंने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सभी वर्गों के लिए काम कर रही थी, सभी धर्मों के लिए काम कर रही थी, और जो नेशनलिस्ट हमारे वर्क्स हो रहे थे राष्ट्र के लिए, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचाई, उनके खिलाफ काम किया। मुस्लिम लीग प्लेड इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश एनकरेज्ड इट्स लीडर्स। जो मुस्लिम लीग थी, उसने यहाँ पे अंग्रेजों के हाथों में जाके काम किया, उनका राइट हैंड बन गई, लेफ्ट हैंड बन गई, जो भी कह लीजिए। और
उसके बदले में जो अंग्रेज थे उन्होंने एंकरेज करना शुरू किया इन लीडर्स को, पैसा दे के, लोन दे के, इनकी तरफदारी करके, इनको इनकी बातें मान के, इनके लिए कानून वगैरह ला के। दीज मुस्लिम लीडर्स वर हैव लिटल टू डू विद पुअर मुस्लिम मासेस। दोस्तों, जो एक लीडर होगा, लीडर तो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी थे, वो भला चाह रहे थे, तो वो कहीं भला अगर उन्होंने चाहा तो सबका चाहा था, और वो फिर अंग्रेजों के साथ जाके नहीं मिले। ये वो लोग थे, ये जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी का ही सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे थे, है ना, उन्हीं को विक्टिम बना रहे थे, उन्हीं का लॉस कर रहे थे। इनको कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे अंग्रेज़ों से जुड़े हुए थे। ये बेसिकली अंग्रेज़ों और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एक पार्टी बने हुए थे। इधर से ये अंग्रेज़ों से फ़ायदा उठा रहे थे, दूसरी तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी का ही नाश कर रहे थे। नोट है दोस्तों यहाँ पे एक, एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्क कर रही थी आपकी साम्राज्यवाद जो है उसको हटाने के लिए, साम्राज्य खत्म करने के लिए अंग्रेजों का, इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिए। बट जो मुस्लिम लीग थी वो यहाँ पे क्या कर रही थी, मुस्लिम्स लोगों के जो इंटरेस्ट थे सिर्फ उनकी बात कर रही थी। हालांकि वो मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन इनके अपने इंटरेस्ट तो पूरे हो रहे थे, जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, और समझा रहे थे कि जो इंटरेस्ट है मुस्लिम्स के और हिंदूज के वो अलग है, जबकि इंसान के इंटरेस्ट एक ही होते हैं, कैसे अलग हो सकते हैं। पद्धति, आपकी पूजा पद्धति जो है, आपकी भगवान की जो भी पद्धति है वो अलग हो सकती है, लेकिन आप इकोनॉमी सबके लिए एक रहेगी, पॉलिटी सबके लिए एक रहेगी, जियोग्राफी, सोसाइटी, कल्चर सब कंपोजिट होता है जब आप एक जगह पे रहते हैं। नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट्स ऑफ ऑल पीपल्स। तो जो नेशनल मूवमेंट थी वो क्या कर रही थी, दो मूवमेंट यहाँ पे चल रही थी, ध्यान रखिए। एक तरफ थी आईएनसी और इसके द्वारा चलाई जाने वाली नेशनल मूवमेंट, एक थी मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट हमारी थी, राष्ट्रवादी आंदोलन, वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। मिलिटेंसी अमंग मुस्लिम्स, मतलब कि जो मुस्लिम साम्राज्य है, मुस्लिम जो समाज था उसमें क्या मिलिटेंसी थी, क्या इसमें भी थी, वो चेक करते हैं। Weakness of Muslim League was recognized by some young patriotic Muslims and they attracted towards radical nationalist ideas। काफ़ी ऐसे पढ़े लिखे मुस्लिम बच्चे रहे होंगे, यंग लोग, जो यहाँ पे मुस्लिम लीग की कमज़ोरी, उनकी इविल इफेक्ट, उनके गलत तरीकों को पहचान चुके थे, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे उनके साथ जाने का सोचा। मिलिटेंट नेशनलिस्ट फाउंडेड अहरर मूवमेंट। यहाँ पे जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे इन्होंने एक नई मूवमेंट की शुरुआत करी दोस्तों 1910 में, जिसका नाम था अहरर मूवमेंट। ये मूवमेंट, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो सब कुछ चल रहा था, जो सैयद अहमद खान जो सेपरेटिस्ट के तौर पे जिन्होंने काम किया और फिर आगे उनकी मूवमेंट को जो लोग बढ़ा रहे थे, उसके खिलाफ थी। ये लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी, और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान करने वाली ताकतें थी उनके खिलाफ मुस्लिम न्यू लीडर्स ने ही चलाई, जो मिलिटेंट लीडर थे इस्लाम से आने वाले। ये यहाँ पे वेस्टर्न थॉट्स की बात कर रही थी, मुस्लिम्स को एजुकेट करने की बात कर रही थी, और कंजर्वेटिव्स के खिलाफ थी। सो दे डिसलाइक्ड लॉयलिस्ट, ये जो अंग्रेजों के वफादार थे उनके खिलाफ थे। जो अलगाववादी लोग थे, लोगों को अलग करने वाले हिंदू मुस्लिम्स को, उनके खिलाफ थे। अपर क्लास जो थे मुस्लिम्स, जो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए मुस्लिम्स के लीडर बने हुए थे, उनके खिलाफ थे। और इन्होंने यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया दिया, मतलब सेल्फ रूल, मतलब कि स्वराज्य का आइडिया मुस्लिम्स को दिया। नेशनलिस्ट आइडियाज ऑल्सो अराउज्ड इन ट्रेडिशनल मुस्लिम स्कॉलर्स लेड बाय। अब कुछ ऐसे भी मुस्लिम स्कॉलर्स थे जो पुरानी पद्धति से पढ़ते आ रहे थे, और वो यहाँ पे नेशनलिस्ट मतलब कि राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने लगे, जो कि स्पेशली देवबंद स्कूल से जुड़े हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें थे अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, एक ही धर्म को, एक ही किताब को पढ़ के आप सही काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं, बात आपकी नीयत पे है। इसी देवबंद स्कूल से निकला हुआ है आपका तालिबान, और इसी देवबंद स्कूल से निकले हुए हैं यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद। खैर, समय समय की बात है। अबुल कलाम आज़ाद प्रीच्ड हिज मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडियाज़ थ्रू हिज न्यूज़पेपर अल हिलाल। तो यहाँ पे एक इन्होंने अल हिलाल न्यूज़पेपर शुरू किया, जैसे तिलक का था केसरी, है ना, वैसे ही यहाँ पे शुरुआत हुई अल हिलाल की। तो ये क्या, मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडियाज़ क्या होते हैं, लिबर्टी की तरफ बढ़ना, फ्रीडम ऑफ थॉट की तरफ बढ़ना, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना। दी स्कॉलर्स प्रीच्ड द आइडियाज़ ऑफ करेज। ये जो स्कॉलर्स थे, इनकी अबुल कलाम आज़ाद की पद्धति पे चलने वाले, इन्होंने क्या किया, लोगों में करेज की बात की, उनको निडर बनना सिखाया, इस्लाम के जो लोग थे, मुस्लिम के जो लोग थे। एंड दे टोल्ड दैट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट इन इस्लाम एंड नेशनलिज्म। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया ये कि इस्लाम और नेशनलिज्म बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, और इस्लाम और नेशनलिज्म के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
टर्किश इम्पैक्ट ऑन इंडियन मुस्लिम्स। ये क्या था दोस्तों, देखिए जो आपका ओटोमन एम्पायर था, जो ओस्मानी आपका एम्पायर था, जो आज की टर्की कंट्री है वहाँ पे, ठीक है, उनकी लड़ाई हो जाती है इटली के साथ 1911 के आसपास में। फिर जो बल्कान पावर से सारी उनके साथ यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। ये क्या होता है, जो ओटोमन एम्पायर है वो हारने लगता है। इन दिस टाइम जो यहाँ पे टर्की के राजा थे, जो टर्किश रूलर थे, उन्होंने अपने आप को कैलीफ घोषित कर दिया या फिर खलीफा घोषित कर दिया, मतलब कि मुसलमानों की सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि एज मोस्ट ऑफ दी होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स वर इन टर्की, क्योंकि ज़्यादातर जो सारे मुस्लिम्स के जो होली प्लेसेस हैं, जो बड़ी बड़ी इनके जो भी मस्जिदें हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, वो टर्की में हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने क्या किया, एक वेव ऑफ सिंपैथी फॉर टर्की, लोगों के मन में टर्की को लेके एक वेव ऑफ सिंपैथी थी, क्योंकि आपके वहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस है और वहाँ पे आपके खलीफा बैठे हुए हैं जिनको आपने सुप्रीम लीडर इस्लाम का माना है। तो ये जो सिंपैथी थी ये इंडियन मुस्लिम्स को में देखने को मिली। डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे, उन्होंने उस समय पे टर्की के लिए मेडिकल हेल्प भेजी इंडिया से। प्रो कैलीफ प्रो टर्किश, जो खलीफा और टर्की के सपोर्ट में लोग थे, सेंटीमेंट्स उनके यहाँ पे काफ़ी सारे जगह, और वो एंटी इंपीरियलिस्टिक हो गए, मतलब कि साम्राज्यवाद के खिलाफ हो गए। अब यहाँ पे ये जो इंडियन मुस्लिम्स थे, इनके जो साम्राज्यवाद के खिलाफ ज़्यादा जाने के कारण थे वो क्या थे, वो पॉलिटी के आधार पे नहीं थे कि हमारा क्या नोस हो रहा है, वो रिलीजन के आधार पे थे। ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती थी कि सिर्फ हमारे धर्म को नुकसान पहुँचा रहे हैं तभी हम अंग्रेज़ों की खिलाफत करेंगे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो टर्की में टर्किश के खिलाफ थे, वहाँ के खलीफा के खिलाफ थे। तो यहाँ पे वो कॉमन एनिमी उनको बना लिया गया इंडियन मुसलमानों के द्वारा। अब दोस्तों देखते हैं रॉन्ग आउटलुक्स ऑफ मुस्लिम्स। एक्सेप्ट सम मुस्लिम्स मिलिटेंट्स डिड नॉट हैव द मॉडर्न अप्रोच टुवर्ड पॉलिटिक्स। अब ये जो हमारे यहाँ पे मुस्लिम मिलिटेंट्स थे, जो नए एक्सट्रीमिस्ट लीडर निकल के आ रहे थे, लोग निकल के आ रहे थे, पॉलिटिकल वर्कर, इनमें सभी में मॉडर्न अप्रोच नहीं थी, बहुत कम में मॉडर्न अप्रोच थी। बाकी जो सभी थे वो थोड़ा रिलीजियस अप्रोच की तरफ बढ़ रहे थे। दे डिड नॉट टुक द इशू ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट टुक द इशू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस। यहाँ पे ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे थे कि हमें राजनीतिक तौर पे आज़ादी करना है, आज़ादी पानी है, इकोनॉमी हमें अपनी आगे बढ़ानी है, अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, कल्चर को इम्प्रूव करना है, और ये जो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल चल रहा है अंग्रेजों का, इसको दूर करना है, हारमनी लानी है। नहीं, यहाँ पे इनकी जो आउटलुक थी वो क्या थी, वो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस, मतलब कि हमारे जो होली प्लेसेस है टर्की में, उनको अगर आपने डिस्ट्रॉय किया है, हमारे खलीफा को हटाया है, तो अब हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं। ये इनके थॉट हो गए थे। दे फोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इंपीरियलिज्म थ्रेटन्ड द कैलीफ एंड होली प्लेसेस। तो इस यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इस बेसिस पे लड़ाई की कि जो साम्राज्यवाद है, ये साम्राज्यवाद जो चल रहा है, इसने हमारे खलीफा को और हमारे होली प्लेसेस को नुकसान पहुंचाया है। दे अपील्ड द कल्चर एंड हीरोज ऑफ वेस्ट एशिया एंड नॉट इंडियन मिडिवल टाइम्स। एक यहाँ पे गलती क्या की, जैसे हिंदुइज्म में मान लीजिए कुछ ऐसे लीडर्स थे जो मिडिवल पीरियड को नकार रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने अब क्या किया कि अपना लीडर, अपने हीरो किसको माना, जो वेस्ट एशिया के लीडर हुआ करते थे। वेस्ट एशिया के मतलब कि आपका ईरान का एरिया, पर्शिया का एरिया है ना, उससे थोड़ा ऊपर का एरिया, सेंट्रल एशिया की तरफ का एरिया प्राइमरीली, लेकिन ईरान के आसपास का एरिया। अब इंडियन जो मिडिवल टाइम के इनके कोई हीरोज रहे होंगे जो भी थे, उनको ये लीडर नहीं मान रहे थे। तो इससे हमारे जो हिंदू थे उनमें एक ये भावना आई कि अगर ये वेस्ट एशिया के लोगों को अपना हीरो मान रहे तो वो थे जो जिन्होंने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था, इन्वेड किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी भी है, गजनी भी है। तो यहाँ पे उनके मन में भी एक डिफरेंट भावना आई। दिस अप्रोच प्रूव्ड हार्मफुल लेटर एज दे वर लुकिंग रिलीजियसली ऑन पॉलिटिकल मैटर। तो ये जो यहाँ पे हार्मफुल हो गई काफ़ी सारी ये जो अप्रोच थी, इसी के चलते हुए मुस्लिम लीग पनपी, आगे चल के देश के बंटवारे हुए। तो ये सारी जो फाउंडेशन थी ना देश के बंटवारे की, वो यहीं पे रख दी गई थी 1905, 10, 15 के आसपास में, क्योंकि आप पॉलिटिकल मैटर्स में जब रिलीजन को घुसाओगे तो दिक्कत आएगी। नोट दो नो हिंदू कम्युनलिस्ट पार्टी वॉज फाउंड इन इंडिया दैट टाइम। ऐसी कोई यहाँ पे हिंदू से रिलेटेड पार्टी नहीं थी जो सिर्फ हिंदू धर्म को केटर करने के लिए हो, जैसे मुस्लिम लीग थी। बट सम हिंदू राइटर्स डिक्लेयर्ड मुस्लिम्स एज फॉरेनर्स। लेकिन कुछ हिंदू राइटर्स ऐसे थे
जो ये लिखा करते थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो फॉरेनर्स है और उनको देश से भगाना है, वो बाहर से आए हैं और उनको भगाना है, तो इससे भी अलगाववाद थोड़ा बढ़ा। They raised Hindu nationalism and did agitation for Hindu seats in councils and reservations in government services। तो इन्होंने क्या डिमांड की, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पे हुआ, ना के बराबर, ठीक है। इन्होंने क्या डिमांड की कि हिंदू राष्ट्रवाद हम यहाँ पे लेके आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू सीट्स हमें रिजर्व करानी है, जैसे मुस्लिम सीट्स रिजर्व हुई है, जैसे सरकारी नौकरियों में उनकी सीट्स रिजर्व हुई है, काउंसिल्स में हुई है, वैसे हमें भी चाहिए। दोस्तों इसके बाद है यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द होम रूल लीग। जो पहला युद्ध था विश्व का, उसके क्या परिणाम हुए। देखिए, इंटेंस स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्रीज फॉर द पोजेशंस ऑफ मोर एरियाज ऑफ श्रिंकिंग कॉलोनीज। चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, ये क्या थी, सभी ये कॉलोनी थी, है ना। आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका कनाडा, अमेरिकन कंट्रीज काफ़ी सारी, वो क्या थी, कॉलोनी थी। कॉलोनी किसकी थी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज की। किन के बीच में टसल थी, फ्रांस के बीच में, जर्मनी के बीच में, यूके के बीच में, नीदरलैंड्स के बीच में। तो ये जो इंपेरियलिस्ट कैपिटलिस्ट साम्राज्यवादी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, इनके बीच में एक यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई, एक टसल चल गई कि किसके पोजीशन में ज़्यादा कॉलोनी है। ज़्यादा कॉलोनी का मतलब है ज़्यादा कच्चा सामान लूटेंगे वहाँ से, ज़्यादा वहाँ पे उनको मार्केट बना के उन्हीं को वो सामान बेचेंगे, सस्ते में उनसे काम कराएंगे, है ना। सो जो जर्मनी जैसी ताकतें थी, पावर्स लाइक जर्मनी एंड इटली वर लेट इन अक्वायरिंग वेल्थ। देखिए, जर्मनी और इटली ये बाकी की यूरोपियन कंट्रीज से पीछे चल रहे थे कॉलोनियलिज्म को बढ़ाने में, है ना। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमारा तो ये लॉस हो गया। सो दे डिमांडेड द रीडिवीजन ऑफ द कॉलोनीज, हेंस दिस कंट्रीज यूज्ड फोर्स। ये यहाँ पे कह रहे थे कि हमें भी कुछ दो, हमारे हिस्से में भी कुछ आना चाहिए, रीडिवाइड किया जाए इन कॉलोनीज को इन सभी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, ताकि हमारे हिस्से में भी ज़्यादा पैसा ताकत आए। इसके लिए उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, फोर्स का, लड़ाई का। पोजेशंस ऑफ कॉलोनीज वॉज अ ग्लोरीफाइंग थिंग फॉर दीज पावर्स। इन यहाँ पे होड़ थी यूरोपियन कंट्रीज में कि किस कंट्री के कब्जे में कितनी कॉलोनीज है। ऑल सच कंट्रीज मेड अलायंसेज विद वन अनदर एंड द वॉर स्टार्टेड इन अगस्त 1918। एक तरफ था फ्रांस और यूके वाला गुट, पूरा का पूरा अमेरिका वाला, एक तरफ था आपका जर्मनी का गुट। तो इनके बीच में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है 1914 के अगस्त में। वॉर ईयर्स इन इंडिया मार्क्ड द मैच्योरेशन ऑफ नेशनलिज्म। अब ये जो वॉर ईयर्स थी, जब तक ये हमारा यहाँ पे विश्व युद्ध जो प्रथम था ये चला, तब तक यहाँ पे हमारा जो नेशनलिज्म था वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जा रहा था। उसके कई रीजंस थे, अभी आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आगे भी आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नोट है यहाँ पे एक, ड्यू टू फॉल्स बिलीफ ऑल इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग तिलक सपोर्टेड ब्रिटिश इन होप दैट ग्रेटफुल ब्रिटिश वुड रिपे द इंडियन सपोर्ट बाय टेकिंग इंडिया टू सेल्फ रूल। यहाँ पे हुआ क्या, इंग्लैंड भी एक पार्टी था, मेजर पार्टी था इस युद्ध में। तो जब इंग्लैंड को युद्ध लड़ना था जर्मनी के खिलाफ या दूसरे अलायंस के खिलाफ, तो उसको अपनी आर्मी चाहिए थी। आर्मी उनके पास सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो सबसे निचली रैंक्स पे सबसे ज़्यादा जो फौजी थे वो कौन थे, इंडियंस। तो उनको लड़ने के लिए बाहर भेजा गया। तो इसके एवज में हमारे जितने भी जो लीडर्स थे, इंक्लूडिंग तिलक भी, उनको ये उम्मीद थी कि ये जो हम उपकार एक अंग्रेजों के ऊपर कर रहे हैं कि इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए, हमारे देश का पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें, इस युद्ध में झोंका जा रहा है, और हमारे देश का अनाज भी इस कंडीशन पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि सारा अनाज आर्मी के लिए भेज दिया जाए, चाहे फिर देश में भूखमरी आए, जो कि आए भी, लोग मरे लाखों की संख्या में। तो हमारे लीडर्स मान रहे थे कि ये जो हम उपकार अंग्रेजों के ऊपर कर रहे हैं ना, इसके बदले में हमें अंग्रेज सेल्फ रूल की तरफ लेके जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या थी, इसने ना रेशियल सुपीरियोरिटी को पूरी तरीके से तोड़ दिया, है ना। जापान का एग्जाम्पल मैंने दिया था, कैसे रशिया पे चढ़ दौड़ा, है ना। और जो काफ़ी सारी जो आपकी ये यूरोपियन कंट्रीज थी, इनके खिलाफ जब हमारे इंडियन जो एशियन जो सैनिक थे, इन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध को जीता, तब लोगों के मन में ये आया कि यार जिताने वाले तो एशिया के सैनिक है, तो ये वेस्टर्न पावर्स अपने आप को फिर सुपीरियर रेस क्यों बोलती है, जब इनके लड़ना और जीतना ही बस की नहीं है ना। तो मोर ओवर इट ब्रॉट इंडियन पुअर क्लासेस द मिजरी एंड मोर टैक्स। और हुआ क्या, ये जो लड़ाई थी इसने
भारत की जो गरीब क्लासेस थी उनमें और ज़्यादा दुख लेके आई, और ज़्यादा टैक्स लगा। वॉर का सारा खर्चा इंडिया ने पे किया। जब पैसे खत्म होने लगे तो और ज़्यादा टैक्स लगाया गया, सारा अनाज लूट लिया गया। इस तरीके से यहाँ पे काम हुआ। सो दीज ईयर्स मार्क्ड द इंटेंस पॉलिटिकल एजिटेशन। तो ये जो अगली आने वाली सालें थी ना, इनमें क्या था, अगली बड़ी पॉलिटिकल एजिटेशंस की शुरुआत हो रही थी। बट दिस पॉपुलर मास स्ट्रगल कुड नॉट बी कैरिड थ्रू आईएनसी। अब देखिए, आपको पता है कि जो तिलक है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर है, उनके हाथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, कोई मंच है नहीं। और ये एजिटेशन जो पॉलिटिकल अब चलानी थी पूरे इंडिया में, जो ये ब्रिटिश ट्रेचरी थी, जो धोखा था, इसके खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो क्या चाहिए था, एक नई एसोसिएशन या मंच। उसके लिए क्या हुआ, परिणाम स्वरूप यहाँ पे दो होम रूल लीग, होम रूल मतलब कि स्वराज्य लीग, ठीक है, इनको यहाँ पे फाउंड किया गया 1915 और 16 में। एक की गई हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एक की गई एनी बेसेंट के द्वारा, और उनके साथ थे सुब्रमण्यम अय्यर। दोस्तों, होम रूल लीग्स कैरिड इंटेंस प्रोपेगेंडा थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाए लोगों को समझाने के लिए, एंड दे वर वेरी मच सक्सेसफुल, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे लोगों को समझाने में कि ये जो वॉर हो रही है, ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, इनके हमारे ऊपर क्या परिणाम आए हैं, अंग्रेजों ने कैसे धोखा दिया है। इन दिस टाइम तिलक गेव हिज फेमस स्लोगन। और ये वो समय था जब यहाँ पे हमारे जो लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया। वो क्या था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज जो है, खुद का जो शासन है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रिवोल्यूशनरी गदर के बारे में। देखिए, जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, उस समय पे टेररिस्ट ग्रुप्स ऑल्सो बिगेन टू प्लान टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल बाय वायलेंट मीन्स। ब्रिटेन जो था, उसकी हालत कमज़ोर थी, नाजुक थी। वो पहले ही जो आपका विश्व युद्ध है उसमें लड़के टूटने लग रहा था, है ना। तो उस समय पे कुछ हमारे जो उग्र हमारे लीडर्स थे, उनका ये मानना था, उन्होंने ये चाहा कि हम अब, क्योंकि ब्रिटिश जो हैं उनका सारा ध्यान वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में है और इंडिया पे नहीं है, और इंडिया में वो थोड़े कमज़ोर है, तो वहाँ पे हम एक मूवमेंट चलाते हैं और इनको विद वेपन्स, विद हथियार यहाँ से भगा के निकालते हैं। सो रेवोल्यूशनरी जो हमारे ये रेवोल्यूशनरीज थे ना, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी। कहाँ पे, 1913 में यूएसए और कनाडा में, और इनके बाकी सारी कंट्रीज़ में भी हर जगह पे ऑफिसेज हुआ करते थे, ब्रांचेज हुआ करती थी। तो गदर पार्टी जो थी, इसमें ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो कौन थे, ये थे ज़्यादातर सिख किसान, ठीक है, जो सिख वर्ग के लोग थे। लीडर कौन थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स इसमें। दे प्लेज टू वेज वॉर ऑन ब्रिटिश इन इंडिया विद द ब्रोक आउट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इन्होंने यहाँ पे देखा, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जैसे ब्रिटिशर्स का ध्यान बढ़ता है, वो अपनी पूरी सेना को उधर की तरफ शिफ्ट करना शुरू करता है, हम यहाँ पे इंडिया में युद्ध छेड़ देंगे। दे सेंडेड मैन। तो क्या हुआ, देखिए, पूरे ही हमारा जो समाज था उसमें से भारी मात्रा में यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया, उनको सोल्जर बनाया गया, उनको यहाँ पे हथियार दिए गए। थाउजेंड्स ऑफ मैन वॉलंटियर्ड, हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया गदर में लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। लाखों डॉलर यहाँ पे इकट्ठे किए गए देश के द्वारा। वर डोनेटेड फॉर एक्सपेंसेस एंड मैनी रेजिमेंट्स वर मेड। काफ़ी सारी रेजिमेंट्स वगैरह बना दी गई। तो यहाँ पे जैसे हमारी इंडियन नेशनल आर्मी बाद में जो हमारी बनी आज़ाद हिंद फौज, उसी तरीके की, उसी आधार पे उससे पहले करीब 20-30 साल पहले एक रेवोल्यूशनरी गदर पार्टी की शुरुआत हो गई थी। काफ़ी कुछ इनके पास था। They planned 21st Feb 1915 for revolt, but authorities came to know, authorities को पता चल गया इस बात का, पहले से ही कोई लीकेज हो जाती है, सीधी सी बात है ना, ट्रिचरी। took immediate actions and arrested, hanged and imprisoned its members। तो क्या किया गया, जो लोग थे, जो सैनिक थे, उनको अरेस्ट किया गया, फांसी पे लटकाया गया, जेलों में बंद किया गया। अब देखते हैं दोस्तों द लखनऊ पैक्ट एंड द माइंड मैप्स। देखिए, नेशनलिस्ट जो थे सून रियलाइज, उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो डिसयूनिटी है ना, ये हिंदू एंड मुस्लिम्स में, ये इंजर कर रही है हमारे बड़े कोज को, प्रॉपर कोज को। यहाँ पे मुस्लिम लीग को भी थोड़ा सा ये रियलाइज होना शुरू हुआ था कि ठीक है, कुछ फ़ायदा हो जाएगा ज़्यादा दिन तक, लेकिन ये फ़ायदा जो लैंडलॉर्ड्स को, जो अमीर लोगों को है, ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। फिर मुस्लिम धर्म के ही काफ़ी सारे लोग इन लीडर्स की खिलाफत करने लगे, वो मुस्लिम लीग में एंटर करने लगे। तो इस सब के चलते हुए मुस्लिम लीग में भी ये समझ आ गई थी कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ है, कुछ टाइम के लिए ही सही।
कॉन्सिक्वेंटली 2 हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स टुक प्लेस। तो यहाँ पे 2 हिस्टोरिक डेवलपमेंट ने जगह ली 1916 में जो सेशन हुआ लखनऊ का कांग्रेस का। उसमें क्या था? सबसे पहले था 2 ग्रुप्स रीयूनाइटेड। ये दोनों ग्रुप्स कौन से थे? जो मॉडरेट्स और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट है, जो तिलक ग्रुप था और जो मॉडरेट्स का ग्रुप था, वो रीयूनाइटेड हो जाते हैं दोबारा से 1916 में। एक पैक्ट यहाँ पे संधि साइन हुई कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है वो कॉमन पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए अब काम करेगी। अब वो अंग्रेजों के खिलाफ काम करेगी टू पुट फॉरवर्ड जॉइंट स्कीम्स, और जॉइंट स्कीम्स यहाँ पे लेके आने की कोशिश करेगी। द रोल टू ब्रिंग बोथ मुस्लिम लीग एंड आईएनसी वॉज प्लेड बाय तिलक। अब देखिए यहाँ पे मैंने पिछली स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि इस चीज़ को एज अ कम्युनलिज्म के तौर पे मुस्लिम लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया कि ये यहाँ पे शिवाजी और गणपति फेस्टिवल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझदारी कौन दिखा रहे हैं? तिलक। उन्होंने मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक करा दिया। मुस्लिम लीग एग्री टू कॉइन द डिमांड ऑफ आईएनसी एंड नेशनल मूवमेंट फॉर इंडियन ऑटोनॉमी। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है उसने एग्री कर दिया कि हम यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड है ना, राष्ट्रवादी आंदोलन और भारत की खुद की सत्ता लाने की, उसमें हम एग्री करते हैं और उसके साथ चलेंगे। इसके बदले में इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम फॉर द इलेक्शन ऑफ इंपीरियल एंड प्रोविंशियल काउंसिल 1/3 सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन काउंसिल। तो यहाँ पे जो आईएनसी है उसने भी एक डिमांड को माना जो मुस्लिम लीग की थी कि ठीक है, इंपीरियल और प्रोविंशियल काउंसिल में जो रिजर्वेशन आपको दी है अंग्रेजों के द्वारा उसको 1/3 रखा जाएगा, मतलब कि आपकी यहाँ पे इतनी सीट्स रिजर्व रहेंगी। द लिटल बैड थिंग वॉज दैट वन पार्टी वॉज लीडिंग ओनली वन कम्युनिटी एंड नॉट कॉमन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी ना कि दोबारा से देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या डिमांड थी मुस्लिम लीग से कि आप राष्ट्रवादी आंदोलन और पूरे देश की जो एक पॉलिटिकल इच्छा है, इकोनॉमिकल इच्छा है ऑटोनॉमी पाने की, उनको पूरा करने के लिए हमारा सपोर्ट करोगे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है वो अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत ही कर रही थी, क्योंकि वो अब भी सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में ही बात कर रही थी कि अलग से मुस्लिम जो इलेक्टोरेट है वो, और साथ में इसमें क्या होगा, जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स है उन्हीं को ज़्यादा फायदा मिलेगा, वही चुन के जाएंगे। तो वो अभी भी अपने लिए ही काम कर रहे थे। आफ्टर ऑल दीज नेशनल मूवमेंट वॉज सून टू एंटर इट्स थर्ड एंड फाइनल स्टेज। इस सब के बाद क्या हुआ, जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी 1917-18 के बाद वो अपने थर्ड फेज में घुसने के लिए तैयार थी, जिसको हम बोलते हैं गांधीयन इरा, मतलब कि गांधीयन फेज, जो कि हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सून आफ्टर ब्रिटिश ऑल्सो ट्राई टू अपीज पीपल्स विद मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और इसके जस्ट बाद क्या आते हैं, मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ताकि लोगों को शांत किया जा सके। उसके बारे में भी हम दोस्तों पढ़ेंगे। ये आपके सामने माइंड मैप्स है, करीब 4-5 माइंड मैप्स है, बड़ा चैप्टर था तो इसको कन्वर्ट किया गया है 5 माइंड मैप्स में, ये आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए